परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती, यहाँ पर वास्तव में कट कर रही थी, मिल रही थी, तो यहाँ जो बनेगा प्रतिबिंब उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा? से जितना दूर वस्तु है उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। का पूरा शरीर उस दर्पण में दिखे, इसके लिए दर्पण की लंबाई होनी चाहिए कितना? 2.5 फीट। तब दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण। यदि हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं 10th फिजिक्स में इमेज या प्रतिबिंब के बारे में और दर्पण या मिरर के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसकी प्रकृति क्या होगी, ये छोटा होगा बड़ा होगा, ये शब्द आपको हर बार मिलने वाले हैं। इसीलिए आज की इस क्लास में इसको हमको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेनी है इसके बारे में, ताकि आगे आने वाले अध्याय में हमको कोई भी परेशानी इससे संबंधित बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब या इमेज क्या होता है। ठीक, ये प्रतिबिंब क्या होता है हमको पहले इसे समझना है अच्छे ढंग से। प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं भैया इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो इसकी दो परिभाषाएं हैं। ठीक है, दोनों को हम सुनते हैं पहले, फिर किरण आरेख से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर होता क्या है इमेज या प्रतिबिंब। तो पहली परिभाषा इसकी यह है कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किरण आरेख समझें तब देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई आपका दर्पण है, समझते हैं इसको। हमने एक मान लिया दर्पण, जो कि हमने माना है समतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि जब परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा तो अधिकतर आप देखेंगे इसको कि दर्पण में परावर्तन होगा और लेंस में अपवर्तन होगा। तो हम एक एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं। हमने मान लिया है समतल दर्पण। क्या माना है? हम केवल रफली फिगर यहां बनाएंगे बस, समतल दर्पण। ठीक, और यहां पर कोई बिंदु वस्तु है, मान लेते हैं इस जगह पे ये। अब इससे किरण जाएगी इस तरीके से, मान लीजिए किरण ये गई यहाँ पे, इसका परावर्तन होगा, ये चली आई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और दूसरी किरण मान लेते हैं ये गई यहाँ से, इसका परावर्तन हुआ, ये चली आई यहाँ से। ध्यान से देखिएगा। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि जो इस बिंदु से आने वाली किरणें हैं ये दोनों इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस वाले बिंदु पर आकर मिल रही हैं। देखो मिल रही नहीं मिल रही है, ये पॉइंट देखो। ये था आपका बिंदु वस्तु, ये थी वस्तु, यहां मैं लिखे दे रहा हूं। ठीक है बेटा, और ये क्या था? प्रतिबिंब। जहां पर दोनों मिल जाएंगी, कौन सी किरणें? परावर्तित, वहीं पर इस बिंदु का बनेगा प्रतिबिंब। तो यहां मिल रही है तो मतलब ये है इसका प्रतिबिंब। ये क्या चीज है? इसका प्रतिबिंब। समझ गए? किसी बिंदु से आने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन, यहां पर कौन सी घटना हो रही है? परावर्तन। अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दो शब्द हैं। मिलती हैं तो वास्तव में मिलेंगी, और जब प्रतीत होंगी तो प्रतीत होने का मतलब भी बता रहा हूं। पहले ये समझिए मिलने पे क्या होगा। ये दोनों यहां मिल रही है ना, तो जहां पर मिलेंगी वहीं पर उसी बिंदु को बोलेंगे पहले वाली वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब अगर ये वस्तु है, परावर्तन हुआ, दोनों किरणें यहां मिली, इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है ये पहले वाली वस्तु का है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक। इसको भी समझ लो, अभी पूरा समझा दे रहे हैं आपको, बाकी इसको भी एक्सप्लेन भी करेंगे हम। यहां बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो रहेगा लेकिन वास्तविक। अब कहिए सर ये वास्तविक कहां से आपने बता दिया? तो बेटा प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। वो डिपेंड करता है इन किरणों के आधार पे। अगर किरणें सही में वास्तव में एक्चुअल में कट कर रही हैं, जैसे कि इस केस में हो रहा है, तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाएगा। और अगर आभास होगा, जैसे कि मैं बनाने जा रहा हूं, जैसे कि ये देखिए, इसी केस में अगर मैं ये मान लेते हैं दर्पण लिया हमने इस तरीके से, समतल दर्पण। ठीक है,
और कोई बिंदु वस्तु हमने यहाँ पर मान ली, ये मान लेते हैं, मान लिया हमने कोई बिंदु वस्तु। दो किरणें हम यहाँ से लेते हैं, एक मान लेते हैं ये जा रही है और एक मान लेते हैं ये जा रही है। ठीक, इनका होगा परावर्तन। परावर्तन के बाद मान लेते हैं कि ये इधर की ओर मुड़ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये इधर की ओर मुड़ गई मान लेते हैं। बस केवल समझाने के लिए आपको कि यहाँ पर जो कह रहा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बात का क्या मतलब है। यहाँ पर कोई वस्तु थी, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, ये है बेटा वस्तु। ये क्या चीज है? वस्तु। दो किरणें यहां से आई, जिसको बोलते हैं आपतित किरण, फिर दर्पण से टकराई, इनका परावर्तन हुआ। परावर्तन होने के बाद ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों किरणें कभी मिल सकती हैं? तो आप कहेंगे सर कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इन दोनों किरणों का गैपिंग लगातार बढ़ेगा। ये इस तरीके से है, एक उधर की ओर जा रही है, एक उधर की ओर जा रही है। मतलब ये संभव ही नहीं है कि इस साइड कभी ये मिले, क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस साइड देखो जरा, अगर इनको हम डॉट लाइन से पीछे बढ़ाएं, देखें क्या मिल सकती है ये? तो देखिए जरा, यहां इसको बढ़ा रहे हैं हम, यहाँ पे ये डॉट लाइन से बढ़ाने का, ये देखिए, ये इधर बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए। तो आप कहेंगे हाँ सर, अगर आप पीछे बढ़ाएंगे इनको तो ये यहां मिलती हुई प्रतीत होंगी। मतलब ऐसा आपको लगेगा, ऐसा आभास होगा कि ये दोनों किरणें, ये वाली किरण और ये वाली किरण इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब जो आपने डॉट लाइन से बढ़ाया वो वास्तव में नहीं हो रहा है, वो केवल प्रतीत होगा कि यहां पर ये मिल सकती हैं अगर पीछे बढ़ाया जाए। ठीक है, यहां पर वास्तव में कट कर रही थी, मिल रही थी, तो यहां जो बनेगा प्रतिबिंब उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और यहां पर केवल आभास हो रहा है कि अगर पीछे बढ़ाओगे तो सर यहां मिलेंगी, ये एक्चुअल में यहां पर नहीं मिल रही हैं। तो यहां पर जो बनेगा प्रतिबिंब, आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि इधर तो मिलेंगे नहीं, आपने पीछे बढ़ाया तो यहां पर मिली, इसका मतलब इस बिंदु का प्रतिबिंब ये वाला बिंदु है। बिल्कुल सही बात। लेकिन वास्तविक की आभासी, तो वास्तविक तब कहिएगा जब वास्तव में किरणें मिलेंगी। क्या वास्तव में किरणें मिल रही हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, आभास हो रहा है ना, केवल डॉट लाइन से मिलाने पर ऐसा मिला, ऐसा लगा कि यहां से किरणें जाएंगे। इसका मतलब यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? ये होगा आभासी प्रतिबिंब। आई बात समझ में? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बार और सुनिए, किसी भी बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को पहली वाली वस्तु का प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। अगर, अब सुनिए आगे, ये दो टाइप का होता है प्रतिबिंब, एक होता है आभासी, एक होता है वास्तविक। अगर किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। ठीक, अगर किरणें आभासी आपको लग रहा है कि वास्तव में नहीं मिलेंगी, लेकिन आभास होगा कि यहां पर कट कर सकती हैं या कट कर रही हैं। आभासी का मतलब एक्चुअल में यहां पर ऐसा होगा नहीं, केवल आपको लगेगा कि अगर आप पीछे बढ़ाइए तो यहां पर कट कर सकती हैं। मतलब यहां पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? आभासी। वास्तव में किरणें कट करेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब। आभास होगा, डॉट लाइन से आपने बढ़ाया है तब कट करेंगी, तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये है प्रतिबिंब की परिभाषा। ये है पहला टाइप वास्तविक प्रतिबिंब, ये है दूसरा टाइप आभासी प्रतिबिंब, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है। पहला आपने समझ लिया प्रतिबिंब क्या होता है, दूसरा है कि कितने टाइप का होता है। तो बेटा ये दो टाइप का होता है, जैसे कि हमने यहां देख लिया, इन किरणों के मिलने के अनुसार दो टाइप का होता है। परिभाषा क्या बताई मैंने? अगर किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अगर प्रतीत होंगी तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं। तो परिभाषा इसकी ये हो जाएगी कि बिंदु वस्तु से आने वाली किरणें अगर वास्तव में कट करती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तब वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और अगर आभास होता है, अगर वास्तव में कट नहीं करती हैं, तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा?
आभासी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह था वास्तविक का लाइन डायग्राम, यह था आभासी का लाइन डायग्राम। अब समझते हैं इसकी दूसरी परिभाषा। ये तो पहली परिभाषा हो गई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। आने वाले चैप्टर्स में हम किरण आरेख के द्वारा ही समझेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, छोटा बड़ा आभासी वास्तविक हम किरण आरेख के द्वारा ही समझेंगे। लेकिन एक सिंपल सी परिभाषा इमेज या प्रतिबिंब की और भी है, वो क्या है समझिएगा। तो वो इस तरीके से है कि जो हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, अब देखिए जैसे हम खुद भी खड़े होते हैं, है ना, घर में दर्पण तो होगा ही सबके। दर्पण का मतलब शीशा, समझते हैं ना शीशा क्या होता है? शीशा जिसके सामने अपना चेहरा देखते हैं, सुंदर सा, ये देख रहे हैं सुंदर चेहरा हम लोग इतनी एग्जाम में। तो जब किसी वस्तु को हम रखते हैं दर्पण के सामने, तब दर्पण में बिल्कुल हूबहू उसी की आकृति बन जाती है, उसको बोलते हैं दर्पण, उसको बोलते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। परिभाषा लिखना है तो हम ये लिखेंगे इसमें कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसी वस्तु के आकार की एक वस्तु बन जाती है, जिसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और इस केस में उस वस्तु को बोलेंगे बिंब, चाहे वस्तु को हो चाहे बिंब को हो, वस्तु को बोलेंगे बिंब और उसकी जो आकृति बनेगी दर्पण के अंदर उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे उसको? प्रतिबिंब। एक परिभाषा इसकी ये भी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ये क्लियर है बिल्कुल। अब बात करते हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण आखिर होता क्या है। ये था पहला हमारा कि क्या है प्रतिबिंब, अगला हमारा दर्पण क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन और आता है प्रतिबिंब को लेके कि वास्तविक आभासी में किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और किसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो याद रखिएगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है जिसमें किरणें वास्तव में कट कर रही थी, मिल रही थी, उससे बनने वाले प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार सकते हैं, बिल्कुल उसको उतार सकते हैं पर्दे पे, उसकी आकृति बन जाएगी। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, उसका केवल फोटो आप ले सकते हैं बस, उसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी आकृति दर्पण के सामने खड़े होकर देखते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, शीशा का मतलब दर्पण, तो हमारे जैसे बिल्कुल आकृति उस शीशे के अंदर दिखाई पड़ती है। तो वो जो आकृति है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब, और ये जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। उसका फोटो ले लीजिए, बस देख सकते हैं उसको आप, लेकिन उसको पर्दे पर आप उतार नहीं सकते हैं। क्यों उतार सकते हैं आप बताइए? जो शीशा आप मॉर्निंग में देखते हैं खुद को संवारने के लिए, सजाने के लिए, उसमें जो आपकी आकृति बनी हुई है सुंदर सी, बिल्कुल चांद का मुखड़ा, क्या उसको आप पर्दे पर उतार सकते हैं? तो कहेंगे नहीं सर, उसका केवल फोटो आप ले सकते हैं बस, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको आप पर्दे पर उतार सकते हैं। अगला हमारा है कि दर्पण क्या होता है। तो क्या होता है दर्पण? इसमें हम लेंगे एक पारदर्शी पदार्थ या माध्यम। पारदर्शी पदार्थ या माध्यम का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई माध्यम जिसके आर पार हम देख सकें, उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। आपको लेना है एक पारदर्शी माध्यम, उसके एक तरफ कलई करना है या रेड ऑक्साइड का पेंट करना है, और एक तल, दो तल होते हैं, जैसे मान लो हमने ये ले लिया कोई, ठीक है, ये हमने ले लिया, ये कोई माध्यम ले लिया, ठीक है, ये पारदर्शी माध्यम है, इसको बनाना है दर्पण। तो क्या करेंगे, इसके एक तल पर, चाहे इस तरफ या इस तरफ, एक तल पर आपको कलई करना है, पेंट नहीं करते हैं। देखिए जो शीशा आप इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे उसके बैक साइड में कलई होती है, ठीक है, हरे रंग की होती है, कभी लाल रंग की होती है, और एक तरफ बिल्कुल चिकना होता है। तो एक तरफ कलई करेंगे, ये हो गया कलई वाला तल, ठीक है, और एक तरफ रहेगा हमारा परावर्तक पृष्ठ। ये यहां पर जो शब्द हमने इस्तेमाल किया परावर्तक पृष्ठ, मतलब ऐसा पृष्ठ जहां से परावर्तन की घटना होगी, उसको आप बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो क्या करना है, एक पारदर्शी माध्यम लेना है, उसके एक तल पर कलई करना है और दूसरे तल को बनाना है परावर्तक पृष्ठ, मतलब इस वाले तल से परावर्तन की घटना होनी है, इसको बोलेंगे दर्पण। मतलब दर्पण के लिए एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक तल पर हम कलई करते हैं, यह रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं, किसका, रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं, और दूसरा वाला पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं
दर्पण या मिरर। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण या मिरर। ये दो टाइप का होता है। अगर हम बात करें इसकी तो जो दर्पण है बेटा वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है समतल, मैं लिखे दे रहा हूं। पहला क्या होता है? समतल, ठीक है, दर्पण। और जो दूसरा होता है ये होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है ये? गोलीय दर्पण। इसको भी देखिए जरा। आगे जब बात करेंगे अभी तो गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं आप अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? अवतल दर्पण। और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक है। मतलब दर्पण दो टाइप का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। बाद में जब और इसको हम क्लियर करेंगे तो गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। अब बारी बारी समझते हैं कि समतल क्या है, गोलीय क्या है, गोलीय में अवतल क्या होता है और उत्तल क्या होता है, ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट कि क्या होता है। तो चलो समझ लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। दो टाइप का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो पहले समझते हैं भैया कि समतल दर्पण क्या होता है। तो अभी हमने देखा दर्पण की परिभाषा में कि एक पारदर्शी माध्यम होगा जिसके एक तरफ कलई करना है और दूसरे वाले तरफ परावर्तक पृष्ठ बनाना है, ठीक। तब अगर आपने कोई पारदर्शी माध्यम लिया, वो बिल्कुल प्लेन है, मतलब उसका परावर्तक पृष्ठ समतल है, इस तरीके से, जैसा कि मैंने अभी लिया था। ये घुमावदार नहीं है, वक्राकार नहीं है, मतलब इस तरीके से। ये हो गया वक्राकार, ये हो गया बिल्कुल समतल। एक तरफ कलई कर दो, ये कलई वाला तल हो गया, और ये वाला क्या हो गया? ये हो गया परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ, मतलब यहां से परावर्तन की घटना होगी। ये है कलई वाला तल। तो याद रखना है, अगर समतल दर्पण आपने बनाना है तो उसके लिए जो उसका परावर्तक पृष्ठ है वो बिल्कुल समतल होना चाहिए, वक्राकार नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? इसको बोलेंगे समतल दर्पण, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझिएगा। जो दर्पण, जो शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं मॉर्निंग में उठ के, वो होता है समतल दर्पण। आप देखिएगा उसके बैक साइड वाला जो तल होता है वहां हम पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, या तो हरे रंग की होती है या लाल रंग की होती है, ठीक है। और सामने वाला तल होता है परावर्तक पृष्ठ, जिसके सामने हम खड़े होते हैं, तो बिल्कुल हमारे जैसी आकृति उसके उस दर्पण में दिखाई पड़ती है, जो कि हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, ठीक है। ये बात समझ गए क्या होता है समतल दर्पण? इसके हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 1-2 नंबर का जरूर बनता है। समतल दर्पण की प्रॉपर्टी से, इसके गुण से। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी क्या है? अगर समतल दर्पण है तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा होगा? बिल्कुल समतल होगा। कैसा होगा? समतल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बेटा ये है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, जो कि आभासी होगा, उसकी लंबाई बिल्कुल वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। मतलब क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई बराबर की किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। मतलब जितनी लंबी वस्तु है उतना ही लंबा उसका प्रतिबिंब बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है। मतलब अगर आप खड़े होते हैं दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, तो जो लंबाई आपकी है उतनी ही लंबाई उसमें आपको दिखाई पड़ेगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बेटा ये है कि दर्पण से जितना दूर आप खड़े रहेंगे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लो कि ये दर्पण है, इस तरीके से ये रखा है धरातल पे, ठीक है, और आप खड़े होते हैं यहाँ पे, और मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इससे 2 मीटर पीछे ही बनेगा। मतलब ये डिस्टेंस भी कितना होगी?
2 मीटर। कहने का मतलब दर्पण से जितना दूर वस्तु है उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कभी कभी कि किसी समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो बताओ वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से। किसी समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तब बताइए कि वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच कितना दूरी होगी, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो बताइए कितना होगा भाई। अगर ये 3 मीटर है तो इधर भी कितना होगा 3 मीटर, तो 3 इधर 3 इधर, तो कुल दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 3 उधर 3 उधर कितना हो जाएगी, ये 6 मीटर। हमने 2 माना था, अभी सवाल में मान लीजिए 3 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। ये क्वेश्चन इस पे बेस बहुत आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या था कि दूरी सेम होती है। मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे। वैसे क्या पॉइंट बनेगा, दर्पण से वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, राइटिंग समझ लेना, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अगला पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है कि मान लो सवाल आ जाए कि किसी समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं, आपकी लंबाई कुछ भी है दे दिया जाए, तो बताओ अपनी पूरी आकृति, अपना बिल्कुल बॉडी पूरी की पूरी देखने के लिए दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए। मतलब जो समतल दर्पण आपके पास है उसकी कम से कम लंबाई कितनी हो ताकि आपका पूरा शरीर उस दर्पण में दिखाई पड़े, जितनी लंबाई है पूरी। तो ये बात समझिएगा, किसी भी वस्तु की पूरी आकृति को देखने के लिए जितनी उसकी लंबाई है उसका कम से कम आधा दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि आपकी हाइट है 5 फीट, कितनी है 5 फीट, तब आपका 5 फीट का पूरा शरीर उस दर्पण में दिखे, इसके लिए दर्पण की लंबाई होनी चाहिए कितना, 2.5 फीट। मतलब वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए पूरा इमेज या पूरी आकृति को प्राप्त करने के लिए। अगर इससे छोटा दर्पण है तब पूरी आकृति दिखाई नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इस पे सवाल बनता है बहुत। सवाल कैसे बनता है, मान लीजिए कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी है, वस्तु की लंबाई 8 मीटर है, तो बताओ उस वस्तु की पूरी लंबाई या पूरी आकृति दर्पण में बन जाए, इसके लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आधी कर देना है बस। अगर हमने कहा 8 मीटर या 8 फीट तो आपको 4 बताना है, अगर हम कहेंगे 6 तो आपको 3 बताना है, अगर बोलेगा 4 तो आपको 2 बताना है। कहने का मतलब जो वस्तु की लंबाई है उसकी आधी लंबाई का प्रतिबिंब होना अनिवार्य है। किस लिए, ताकि उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़े। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ये थी समतल दर्पण की प्रॉपर्टी कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि फोकस दूरी अनंत होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है, मतलब जितनी लंबी वस्तु रहेगी उतनी ही लंबी उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब दर्पण से जितना दूर वस्तु है उसके दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। इससे सवाल बनता है, मान लो सवाल आ जाए कि दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, तो बताओ उसका बनने वाला प्रतिबिंब और उस वस्तु के बीच दूरी कितनी होगी। तो 5 तो वो है, 5 पीछे बनेगा उसका प्रतिबिंब, तो 5 वो कितना हो गया 10 मीटर। अगर बोलेगा कि दर्पण से कितना दूर बनेगा तो 5 ही बताना है। यहाँ पॉइंट वाली बात है। अगर पूछता है कि वस्तु, जैसे कि मैंने लिया था यहाँ, इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये था दर्पण है ना। अगर बोलता है वस्तु और इसके इमेज के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस, तब तो आपको 2 गुना करना है। जितना दूरी पर, ये था दर्पण आपका, जितना दूरी पर वस्तु है उतना दूरी पर प्रतिबिंब,
तो अगर ये 5 है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कितना है, 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दर्पण से तो 5 दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन प्रतिबिंब और वस्तु के बीच का दूरी कितना बनेगा, 10 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक। अगली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में आए, ये आपको श्योर करना है, उसके लिए क्या करना होगा, जो दर्पण की लंबाई है या ऊंचाई है वो कम से कम वस्तु की आधी अवश्य होनी चाहिए। आधी से कम नहीं लेना है, आधी या आधी से अधिक लीजिए तो पूरा उसकी आकृति उस दर्पण में आ जाएगी। अगर आप इससे कम लेते हैं तो पूरी आकृति नहीं बनने वाली। ठीक है, ये था हमारा समतल दर्पण और उसकी प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है गोलीय दर्पण, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बेटा 2 टाइप का होता है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। इसको मैं अब हटा दे रहा हूं, उसका काम खत्म है ना। तो ये 2 टाइप का है, कौन कौन सा है, एक आपने कहा ये है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप का, दोनों की आकृति हम बनाएंगे इसका भी, इसको बढ़िया समझ लेंगे क्या होता है, ये कैसे बनता है। ये है हमारा, एक है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। एक है उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब बात को समझिएगा, ये क्या होता है और कैसे बनता है। पहले तो ये समझिए गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा दर्पण के बारे में, इसमें आपको लेना है पारदर्शी माध्यम, एक तल पर करेई करना है, दूसरा वाले को माना है परावर्तक पृष्ठ। अब समतल वाले में समतल होगा परावर्तक पृष्ठ, और अगर गोलीय है तो उसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा। कैसा होगा, गोलीय होगा, मतलब इस टाइप से, या तो ऐसा होगा और या तो ऐसा होगा। ध्यान देखिएगा। ठीक, अब कलई करना है। अब कलई के आधार पे 2 टाइप का बन जाएगा। ये मान लेते हैं इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी मान लेते हैं। अब देखिए, अगर आप इसके उभरे तल पे कलई करते हैं और जो गड्ढा वाला तल है, दबा वाला तल है, उसको बनाएंगे परावर्तक पृष्ठ, मतलब उस वाले पृष्ठ से परावर्तन की घटना होगी। जैसे ये देखो, अगर इसकी बात करें तो ये गोलीय है, इसका भीतरी वाला पृष्ठ बिल्कुल चिकना है और बाहर हमने कलई कर दिया, मतलब ये वाला पृष्ठ क्या होगा हमारा, ये होगा परावर्तक पृष्ठ। क्या होगा ये, परावर्तक पृष्ठ, मतलब इस वाले पृष्ठ से परावर्तन की घटना होगी। अब यहां क्या करेंगे, यहां हम गड्ढे वाले तल पर कलई कर देंगे इस तरीके से। इसका मतलब इसका जो उभरा वाला पृष्ठ है वहां से कौन सी घटना होगी, परावर्तन की, इस तरीके से। ये अब बात समझिए, परिभाषा बना लीजिए। ये है अवतल, ये है उत्तल। यदि उभरे हुए तल पर कलई करते हैं और गड्ढे वाले तल को परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं या परावर्तक तल बनाते हैं, तब दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण। यदि गड्ढे वाले तल पर कलई करते हैं और उभरे वाले तल, ये देखो उठा हुआ है ना, ये उभरे वाले तल को परावर्तक तल या पृष्ठ बनाते हैं, तब दर्पण को बोलेंगे उत्तल दर्पण। याद रहेगा आपको, क्या याद रहेगा, इसका चित्र ध्यान से देखिए बहुत। अगर गड्ढे वाले तल से परावर्तन होगा, मतलब ये परावर्तक पृष्ठ बनेगा गड्ढा वाला तल, और उभरे तल पर कलई होगी, मतलब वहां से परावर्तन नहीं होगा, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। और अगर उभरे वाले तल से होता है परावर्तन और गड्ढे वाले तल पर कलई है तो उसको बोलेंगे आप उत्तल दर्पण। ठीक, अच्छा एक पॉइंट, ये कलई वाला छोड़ दीजिए, आप केवल याद करिए परावर्तक पृष्ठ वाला। जिस तल से परावर्तन होगा, अगर गड्ढे वाले तल से परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण, ठीक, और अगर उभरे वाले तल से परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण। समझिए बात,
इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं कुछ लिखे दे रहा हूं इसमें। ये जो कलई है ये है, और इस वाले में कलई ये है ना। ये है कलई किया हुआ पृष्ठ। ये कैसा है? कलई किया पृष्ठ। और ये क्या है इसका? तो आप कहेंगे सर ये वाला है परावर्तक पृष्ठ। ये है ना, ये दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, इस चैप्टर में केवल दर्पण के बारे में इतना ही है। प्रकाश के परावर्तन में दो घटनाएं और बची हुई हैं। एक हमारा है प्रकाश की उत्क्रमणीयता और दूसरा है पार्श्व उत्क्रमण। इसको भी समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए जरा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ उसमें कि मान लेते हैं ये है परावर्तक पृष्ठ और ये है इस पे अभिलंब। ठीक है, यहां से मानते हैं कोई आपतित किरण आती है इस तरीके से, उसके बाद इसका होता है परावर्तन। ठीक, ये है आपतित किरण और ये क्या है? परावर्तित किरण। मैं नाम लिखे दे रहा हूं, ये है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। और ये कौन सी है? ये है परावर्तित किरण। अब समझते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है। तो बात को समझें। पहले ये किरण थी आपतित, तो ये क्या थी? परावर्तित। अगर मान लो ये किरण बन जाए आपतित, तो अपने आप ये क्या बन जाएगा? परावर्तित किरण बन जाएगी। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, कि प्रकाश खुद को रिवर्स कर लेता है। मतलब पहले अगर आपने इसको बोला कि ये आने वाला रास्ता था प्रकाश का, तो ये था जाने वाला, मतलब ये आपतित किरण और ये परावर्तित। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये हो जाए आपतित किरण ये वाली, तो ये अपने आप क्या बन जाएगी? परावर्तित। मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से। अगर इसको आपने बना दिया ये आपतित, तो ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है देखिएगा जरा। ये है समतल दर्पण, मान लेते हैं ये धरातल, ये है समतल दर्पण, है ना। हम लोग समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तब क्या होता है? अगर हम पूरे शरीर की बात करते हैं तो जो जो पोर्शन हमारा बायां है वो उसमें दायां हो जाता है, और जो हमारा दायां है वो उसमें दायां दिखाई पड़ता है। मतलब हमारी जो खुद की आकृति उसमें होती है। जैसे अगर देखिए मैंने घड़ी पहनी है अभी बाएं हाथ में, ठीक है। अगर मैं खड़ा होकर देखता हूं दर्पण के सामने, तो लगेगा मुझको कि मेरे दाएं हाथ में है, और अगर दाएं में रहेगा तो बाएं में लगेगा। जैसे ये चौक मैंने लिया हुआ है, अभी ये हमारे दाएं हाथ में है। अगर मैं दर्पण में खड़े होकर देखूंगा तो ऐसा प्रतीत होगा, जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, कि हम उसके क्या हैं? उसके दाएं हाथ में चौक है। मतलब ये चेंज हो जाएगा, हमारे साइड्स बदल जाएंगे। जो दायां है वो बायां बन जाएगा और जो बायां है वो दायां बन जाएगा। इस घटना को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण, कि साइड है वो चेंज जाएंगे, हम पूरा चेंज नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो सर नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए, नहीं, केवल साइड बदलेगा बस, दायां का बायां, बायां का दायां। आप दर्पण के सामने खड़े होकर देख लीजिएगा, इसका अनुभव आपको होगा। यही कारण है कि जब कोई अक्षर अल्फाबेट का कोई लेटर दर्पण के सामने रखते हैं तो वो उल्टा दिखाई पड़ता है, अगर ऐसे है तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। आई बात समझ में? यही रीजन है। कौन सी घटना है ये? पार्श्व उत्क्रमण। कोई पूछता है क्या है, तो एक लाइन में दर्पण के सामने रखी वस्तु का दायां उसके प्रतिबिंब का बायां होता है और बायां प्रतिबिंब का दायां होता है। इस घटना को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। ये दर्पण की प्रॉपर्टी होती है, समतल दर्पण की। ठीक है, ये दो घटनाएं बची हुई थी, ये भी कंप्लीट हुई, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है गोलीय दर्पण। ठीक है, थैंक यू।